हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टीम एकेडमी। आज क्वेश्चन नंबर 102 का हम लोग देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है कि ए ट्रांसफार्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोजर टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो रेगुलेशन किस में होने का पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया होगा, इसके पहले एक क्वेश्चन आया था। तो जब आप रेगुलेशन का कर्व देखिएगा, ग्राफ देखिएगा ना, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि जो रेगुलेशन का कर्व है उसमें लीडिंग पावर फैक्टर में जीरो भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है और निगेटिव भी पॉसिबल है। और कहेगा आपसे कि जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव रेगुलेशन पॉसिबल है। क्लियर है। पॉजिटिव रेगुलेशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर के लिए होगा। लेकिन अगर लीडिंग पावर फैक्टर दिया हुआ है तो लीडिंग पावर फैक्टर में जीरो रेगुलेशन भी हो सकता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी होगा और निगेटिव रेगुलेशन भी होगा। तो उस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन जो होगा क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए है ऑन फुल लोड, ऑप्शन बी है ऑन ओवरलोड, ऑप्शन सी ऑन लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन डी ऑन जीरो पावर फैक्टर। तो एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ऑन लीडिंग पावर फैक्टर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। ट्रांसफार्मर जो है किसे ट्रांसफॉर्म करता है, तो पावर को ट्रांसफर करता है, ये तो आप जानते हैं। ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफर नहीं करता है, पावर को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन सी पावर। तो एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर पावर सप्लाई इन इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा वोल्टेज है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है इंडिया में। ठीक, तो देखिए स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है आपके पास कौन कौन सा है, 11 के भी है, फिर आपका हो जाता है 33 के भी, 11 के भी, 33 के भी, 66 के भी, 132 के भी है। ठीक है, 132 के भी। उसके बाद आपका एक 400 किलो वोल्ट भी है, फिर 765 किलो वोल्ट भी है। ठीक है, तो ये सब वोल्टेज जो है स्टैंडर्ड किया हुआ है, स्टैंडर्ड वोल्टेज है इंडिया के लिए। तो अब देखिए इसमें से ऑप्शन है आपका 11 के भी, ये तो है, ऑप्शन बी 33 के भी, ये भी है, ऑप्शन सी 66 के भी, ये भी है, और ऑप्शन डी 122 के भी। तो 122 के भी जो है स्टैंडर्ड वोल्टेज इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिडक्शन इन कोर लॉसेस एंड इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ आर ऑब्टेन्ड विथ ट्रांसफार्मर इम्प्लॉइंग। कहने का क्या है कि इसमें से कहता है कि कौन सा ऐसा कोर आप यूज करेंगे जिसमें से कि कोर लॉस आपका कम होगा और फिर परमिएबिलिटी हाई होने के बाद भी यूज किया जाता है। मतलब ये कहिए कि कौन सा ऐसा कोर है कि परमिएबिलिटी हाई भी हो और कोर लॉस भी हमारा क्या हो, कम हो। आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में है कौन सा कोर यूज होता है, CRGO। CRGO का फुल फॉर्म क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, और ये जो है लेमिनेशन के फॉर्म में रहता है। देखिए ऑप्शन ए है आपका कोर बिल्डअप of lamination of a cold rolled grain oriented steel, b core buildup of lamination of a hot rolled sheet, ऑप्शन सी आइदर ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कोर बिल्डअप ऑफ लैमिनेशंस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन स्टील। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अबाउट 10% एंड टर्न्स आर हैविली इंसुलेटेड। तो देखिए कहने का ये मतलब हुआ कि पावर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसका जो एंड टर्न होता है उस पर ज़्यादा इंसुलेशन रहता है। देखिए इस तरह से आप समझिए यहाँ पे कि ये मान लेते हैं कि आपका कोर है, ठीक है, ये क्या है, कोर है। अब इस कोर के ऊपर हमारा क्या रहता है, ये वाइंडिंग रहता है। ठीक है, ये वाइंडिंग, तो ये जो रहेगा ना, इसको हम लोग एंड टर्न बोल रहे हैं, मतलब ये कॉइल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, कॉइल के फॉर्म में रहेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, एंड टर्न हो गया। समझे बात को, क्या हुआ, एंड टर्न। तो ये जो एंड टर्न हुआ, अब कॉइल किस फॉर्म में रहेगा, कुछ इसी फॉर्म में रहेगा आपका। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में, और ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन उठ के यहाँ पे ऐसे स्लॉट किया हुआ रहता है, मतलब इंसर्ट कर दिया जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है कॉइल बना हुआ। तो कॉइल का ये जो एंड है, मतलब ये वाला जो एंड है, ये आपका हैविली इंसुलेटेड रहता है हाई वोल्टेज से बचने के लिए। समझे, हैविली इंसुलेटेड जो होता है वो किया जाता है किसके लिए, हाई वोल्टेज से बचने के लिए। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, तो इसमें आंसर देखिए, टू विथस्टैंड द हाई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लाइन सर्ज प्रोड्यूस्ड बाय द शंटिंग कैपेसिटेंस ऑफ द एंड टर्न्स।
ठीक। ऑप्शन बी है आपका टू एब्जॉर्ब द लाइन सर्ज वोल्टेज एंड सेव द वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज। ऑप्शन सी टू रिफ्लेक्ट द लाइन सर्ज एंड सेव द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टू विथस्टैंड द हाई वोल्टेज ड्रॉप। क्या? टू विथस्टैंड द हाई वोल्टेज ड्रॉप। इससे हाई वोल्टेज ड्रॉप से ही मतलब को बर्दाश्त करे, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं हैवी इंसुलेटर लगाते हैं। ड्यू टू लाइन सर्ज प्रोड्यूस्ड बाय द शंटिंग कैपेसिटेंस ऑफ द एंड टर्न्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अगर अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन ये है। तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, ठीक है। देखिए उसको आप हम लोग देखते हैं उस हिसाब से क्या हो सकता है आंसर। एक कुछ आप जानते होंगे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाय एफ, इसी को आप लिख सकते हो बी मैक्स। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? यहाँ फाई एम कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा कर दिया मैंने, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाय एफ। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब इसमें एक कंडीशन, मतलब कंडीशन होता है, केस है दिया हुआ कि अलग अलग, एक केस में आप मान लीजिए कि वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है और एक केस में कह लीजिए कि नहीं वी बाई एफ में भी वेरिएशन है, भी वेरी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकता है और वोल्टेज को वेरी करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि आपके पास अगर बात ऐसे जानते हो कि पी एच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? बी पे पावर 1.6 और एफ, ऐसा होता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि v बाई एफ कॉन्स्टेंट है, v बाई एफ क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, दोनों अगर कांस्टेंट हो गया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी मैक्स जो है वो कांस्टेंट है। बोलो हाँ कि ना? बी मैक्स क्या होगा? कांस्टेंट है। तो अगर बी मैक्स कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ बी मैक्स कांस्टेंट, तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। कब? जब v बाई एफ दोनों कांस्टेंट रहा तब। समझ में आई बात? अब इसी में देखते हैं हम लोग ईडी करंट लॉस की बात करते हैं तो उसमें हो जाता है बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें अगर बोला जाए कि बी कांस्टेंट है तो हमारा ये क्या हो गया? ईडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है सर आपका कि अगर मान लिया जाए कि वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है, ये ऐसा कर लीजिए एट कॉन्स्टेंट बी और वी बाई एफ, ठीक है, पी एच हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और पी ई हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। अब केस दूसरा मतलब केस 2 की बात करते हैं, उसमें आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों में से कोई वैरी कर सकता है या दोनों वैरी कर सकता है, तब क्या होगा? समझिए इस चीज़ को। कंडीशन 2 क्या था? केस 2 में हम लोग क्या बोल रहे थे कि v बाई एफ आपका कांस्टेंट नहीं है। देखिए आप क्या लिख सकते हो, b जो है आपका ये लिख सकते हो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाई एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये v बाई एफ जो है आपका या b कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ b मैक्स जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। बी मैक्स आपका कांस्टेंट नहीं है। जब बी मैक्स कांस्टेंट नहीं है तब क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट पे क्या वेरिएशन होगा ये देखिएगा। देखिए हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो क्या हो गया? बी पे पावर 1.6 और डायरेक्ट और एफ, बी पे पावर 1.6 और एफ। अब देखिए इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आप पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, बी जो है हमारा ये 1.6 और एफ, बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब इसी को आप क्या लिख सकते हो? पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? v पे 1.6 और ये f अगर कैंसिल करते हो तो अपॉन में क्या हो जाएगा? f 0.6। बोलो ये हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि जब हमारा b कांस्टेंट नहीं है तो जब वोल्टेज और वेरिएशन की बात करेंगे, जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वैरी कर रहा होगा तो हमारा क्या होगा? ये पी एच जो है हिस्टैरिसीस लॉस कुछ इस प्रकार आ जाएगा, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड एफ पावर 0.6, कुछ ये रहेगा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कब? जबकि आपका b कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, b कांस्टेंट नहीं है। लेकिन b जब कांस्टेंट था तब क्या रहा था? पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। समझ में आई बात? जब b कांस्टेंट था तब क्या रहा था? पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब इसी से सवाल आराम से कर सकते हो, आपसे पूछा जाएगा मान लीजिए कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है
तब फ्रीक्वेंसी मतलब ईडी करंट लॉस पे क्या फ़र्क पड़ेगा या हिस्टैरिसीस लॉस पे क्या पड़ेगा। जब मान लीजिए भी कांस्टेंट है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, तो हिस्टैरिसीस लॉस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा। समझे बात को। या बोल दे कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तब हिस्टैरिसीस लॉस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी पे पावर 1.6। लेकिन कब, जब हमारा बी कांस्टेंट नहीं है। देखिए इसी प्रकार से हम सिमिलरली बात करते हैं किसके लिए, ईडी करंट लॉस के लिए। तो ईडी करंट लॉस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ एफ स्क्वायर, ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल। ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर। इसका ये मतलब हो गया कि वोल्टेज जब अगर बी मैक्स कांस्टेंट नहीं है, बी मैक्स कांस्टेंट नहीं है, तब भी आप कह सकते हो कि पीई जो है मतलब ईडी करंट लॉस भी पे डिपेंड करता है, एफ से इसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, जब भी बाय एफ कह लीजिए या बी जो है कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन आपका हो जाएगा। भी जब लिख लीजिएगा इसको कहीं पे, बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। पीई जो है ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर होगा, कब, जब बी मैक्स आपका कांस्टेंट नहीं है। और कह सकते हो कि पी एच जो है ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी पे पावर 1.6 और एफ का 0.6। ये हो गया कब, जब कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जब कांस्टेंट रहेगा तब क्या बताए थे आपको, ईडी करंट लॉस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, जब बी कांस्टेंट रहेगा। और सॉरी, हिस्टैरिसीस लॉस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और ईडी करंट लॉस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर। समझ में आई बात। जब बी कांस्टेंट है तब फ्रीक्वेंसी और मतलब ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। बट अगर बी मैक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, उस टाइम में आपको बोला जाए कि वोल्टेज वेरी करेगा या फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा, तब क्या होगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी बाई एफ कह लीजिए, या फिर भी पे पावर 1.6 अपॉन एफ पे पावर 0.6 कह लीजिए। और फिर कह सकते हैं कि ईडी करंट लॉस जो है सिर्फ वोल्टेज पर डिपेंड करता है, दैट इज पीई जो है ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर। तो यही कॉन्सेप्ट था आपका। अब क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करके क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। गिवन अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है और अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा। समझ, देखिए कहता है क्या, वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब कि वोल्टेज हम क्या बोल दिए, कांस्टेंट है, और कह रहा है विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, फ़र्क क्या पड़ेगा ईडी करंट लॉस ये पे, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि जब मान लीजिए कि वोल्टेज दिया हुआ है तो हम क्या बोल दिए, वोल्टेज आपका क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। और जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो आपको यहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ है कि भी बाय एफ जो है आपका, पहले तो ये वाला जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएशन कर रहा है। तो अगर ये वी बाय कांस्टेंट नहीं है, भी बाय एफ, या बी जो है कांस्टेंट नहीं है, तो हम कौन सा कंडीशन लगाएंगे, ईडी करंट लॉस के लिए पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर। अब बोल रहा है कि अगर मान लिया जाए कि फ्रीक्वेंसी को कुछ भी करो, चेंज करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, ईडी करंट लॉस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जब कांस्टेंट नहीं होता है हमारा बी मैक्स या भी बाय एफ, तब हमारा ईडी करंट लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ भी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक, ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन देख के कर लीजिए। ईडी करंट लॉस विल डिक्रीज, नहीं, क्योंकि हमारा ईडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता। ईडी करंट लॉस विल इंक्रीज, ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ईडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है, लॉसेस विच अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन एंड डू नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर। कौन सा ऐसा लॉस है जो कि रोटेटिंग मशीन में होता है लेकिन ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। देखिए जो रोटेटिंग मशीन होता है उसमें रोटेट करेगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन वगैरह होगा उसमें, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वह क्या, स्टैटिक डिवाइस है, उसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब रोटेशन होगा तब तो कोई फ्रिक्शन होगा, और जब रोटेशन है ही नहीं तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ऑप्शन बी मैग्नेटिक लॉस, हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट लॉस, और डी कॉपर लॉस। देखिए तो ट्रांसफार्मर में सारा लॉस होता है लेकिन कौन सा लॉस नहीं होता है, ये
फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज जो है ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेस, तब क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में अगर कोई अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है और लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट, तो जो लॉसेस है कांस्टेंट रहेगा हमारा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेस। तो सीधा सीधा आप ये जानिए कि कौन सा ऐसा लॉस है जो कि लोड पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का ये मतलब कि लोड चाहे आपका घट गया चाहे बढ़ गया, वो लोड पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कौन सा ऐसा लॉस है। तो आप जानते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है किस पर्पज़ के लिए, नो लोड टेस्ट, मतलब कोर लॉस फाइंड करने के लिए। कोर लॉस में आप ईडी करंट लॉस कह लीजिए चाहे हिस्टैरिसीस लॉस कह लीजिए। तो ये जो है आपका परफॉर्म किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट में। अब ओपन सर्किट टेस्ट में आप क्या करते हैं, लोड को तो आप लगाते नहीं हैं, ठीक है, लोड को क्या करते हैं, लगाते नहीं हैं, ओपन रखते हैं आप एचवी साइड और एलवी साइड सप्लाई देते हैं आप। समझ रहे हैं बात को। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि जो कोर लॉस होगा वह कोर लॉस लोड डिपेंडेंट नहीं है, मतलब लोड से फ्री है, वह लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन बी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ऑप्शन सी कॉपर लॉसेस, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन आइडियल single phase transformer having a turn ratio of 1:2 and drawing a current of 10 ampere from 200 volt AC supply is incorrect। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो कि गलत है आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए जिसका कि टर्न रेशियो 1/2 है। टर्न रेशियो है 1/2, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं, टर्न रेशियो 1/2 है और करंट जो है 10 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम 200 वोल्ट। ठीक है, तो इसका देखिए आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए टर्न रेशियो। आइए क्वेश्चन को करते हैं हम आराम से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टर्न रेशियो, मतलब कह सकते हैं आप N1 बटे में N2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 1:2। समझे बात को। इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा, N2/N1 बराबर 2:1। ये क्लियर हुआ। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में आप जानते हैं क्या होता है, E2/E1 अब बराबर I1/I2, ये होता है ना, I1/I2 ये होता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अपने पास जो क्या क्या दिया हुआ है इस चीज़ को आप देखिए। पहले तो आप ऑप्शन देखिए, छोड़िए, ठीक है, ऑप्शन देखिए। कह रहा है सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर, सेकेंडरी वोल्टेज 400 एम्पियर, रेटिंग 2 kVA सेकेंडरी। सब कुछ आपको क्या है, सेकेंडरी पूछ रहा है, सब कुछ सेकेंडरी पूछ रहा है। तो यहाँ से आपका क्लियर क्या होता है कि जो भी डेटा दिया हुआ है प्राइमरी का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि अब पहले तो आप कर लीजिए N2/N1 इक्वल टू E2/E1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है, क्योंकि हमारा सेकेंडरी पूछ रहा है। तो अब देखिए इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, N2 आपका 2:1 है, तो आप कर लीजिए इसको 2:1 बराबर E2 आपको निकालना है अपॉन ये 200 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो गया क्या, 400 वोल्ट। बोलो हाँ कि ना, ये हमारा क्या हो गया, 400 वोल्ट। देख लीजिए ऑप्शन पहले आइए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, 400 वोल्ट हो गया ना, ऑप्शन बी 400 वोल्ट हो गया, मतलब ये सही है। अब हम लोग बात करते हैं, करंट निकालते हैं। ठीक है, पूछ रहा है, देखिए कौन सा इनकरेक्ट है, गलत पूछ रहा है। अब हम लोग करंट सेकेंडरी करंट निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ करंट भी आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर, मतलब क्या कर सकते हैं आप कि प्राइमरी करंट आपको दिया हुआ है और सेकेंडरी करंट निकालना है। तो अब फार्मूला अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, फार्मूला से देखिए क्या होगा कि N2/N1 बराबर क्या हो जाएगा, I1/I2। बोलो इन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का तो यही फार्मूला होता है, यही होता है ना जी। तो इसको आप लिख लीजिए N2/N1 इक्वल टू I1/I2। बोलो ये हो जाएगा। अब इसको अगर लिखना हो तो क्या होगा, 2/1, और I1 कितना दिया हुआ है भाई 10, और I2 क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 5 हो गया, तो I2 बराबर क्या हो गया, 5 एम्पियर। बोलो हाँ कि ना। देखो तो 5 एम्पियर हो गया। तो कंडीशन 1 देखो पहले आप, इट्स सेकेंडरी करंट इज 5 एम्पियर। देखो ये दोनों आपका क्या है, सही है। अब रेटिंग इज 2 kVA दिया हुआ है, देखो रेटिंग भी आप निकाल लो आराम से। बोलो सर रेटिंग कैसे निकलेगा,
रेटिंग के लिए देखिए क्या होता है, भी आई हो जाता है। तो भी आपका कितना आया था सर, 400 वोल्ट, और आई कितना आया, 5। समझे, देखो 400 और गुना 5 माने कितना आ गया, 20। बताओ ये 2000 आया, इसको हम लिख सकते हैं 2 kVA, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 kVA लिख सकते हैं। तो देखो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही। इट्स रेटिंग इज 2 kVA, ये भी सही हो गया। अब देखो इस सेकेंडरी करंट इज 20 ओम, नहीं इसका सेकेंडरी करंट कितना आया, 5 एम्पियर। तो अब गलत क्या हो जाएगा, इट्स सेकेंडरी इज 20 है। तो करेक्ट आंसर अगर बोला जाए इस क्वेश्चन का कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इट्स सेकेंडरी करंट इज 20 एम्पियर। नेक्स्ट एक और दिया हुआ था, इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है, देखिए आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा ये, क्योंकि ये 200 प्राइमरी है और 400 सेकेंडरी आ रहा है। तो 400 सेकेंडरी मतलब क्या, वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है ना। या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है आपका, उससे भी आप देख के पता कर सकते हो। 1:2 दिया हुआ है टर्न रेशियो, टर्न रेशियो होता है N1:N2। तो जिसका ज़्यादा टर्न रहेगा वह वोल्टेज को ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो 1:2, तो प्राइमरी का वोल्टेज कम, सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा। तो मतलब लो वोल्टेज से क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकेंडरी ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन बिकॉज, जो भी करंट ट्रांसफार्मर होता है उस करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट रखते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान। ऐसा क्यों, तो ऑप्शन ए देखिए, अवॉइड्स कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन, इट इज सेफ टू ह्यूमन बीइंग, प्रोटेक्ट्स द प्राइमरी सर्किट, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवॉइड कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज इंडक्शन से बचने के लिए या फिर कोर सैचुरेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रांसफार्मर रेसिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। प्राइमरी और सेकेंडरी का जो है आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो रेसिस्टेंस होता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन ए 0, 100, 10 ओम, 1000 ओम और इन्फिनिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर मीन्स। वोल्टेज रेगुलेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि चेंजेस कह लीजिए। ठीक है, चेंजेस इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितना कम है। अगर कम वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो वह अच्छा है, और अधिक वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो वह मतलब अच्छा नहीं है सिस्टम के लिए। तो अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होगा जब कम वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। समझ में आई बात। तब देखिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लेस। देखिए आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, नो लोड से फुल लोड के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वह कम होगा। ऑप्शन बी, आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन विद पावर फैक्टर इज लेस, पावर फैक्टर के साथ जो आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा वह कम होगा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस, वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी का के बीच का कम होना चाहिए। ऑप्शन डी, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज मैक्सिमम। देखिए तो क्या बोला मैंने, आउटपुट वोल्टेज जो होगा नो लोड से फुल लोड के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वही चीज़ एक्चुअली में रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन मतलब कहते हैं। देखिए ऐसे भी ट्रांसफार्मर का दो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, एक स्टेप अप का वोल्टेज रेगुलेशन होता है और फिर एक स्टेप डाउन का वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लिस्ट, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो होता है नो लोड से फुल लोड वह कम होता है। ठीक, तब उसको हम क्या बोलते हैं, गुड वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फॉर ए ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट लोड करंट मैक्सिमम इफिशियंसी विल अकर। कोई ट्रांसफार्मर के लिए अगर लोड करंट कांस्टेंट है ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो उसका मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा। आप जानते हैं कोर लॉस बराबर होता है आपका आई स्क्वायर लॉस, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या, पावर फैक्टर। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले। देखिए ऑप्शन ए है आपका 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन बी 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी 0 पावर फैक्टर, ऑप्शन डी यूनिटी पावर फैक्टर। तो क्वेश्चन क्या था, पहले एक बार उसको देख लीजिए। क्वेश्चन था आपका, फॉर ए ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट अ कांस्टेंट लोड करंट। कोई ट्रांसफार्मर है अगर कांस्टेंट लोड करंट पे यह ऑपरेट कर रहा है तो मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, मैक्सिमम इफिशियंसी यूनिटी पावर फैक्टर पे होगा। कब होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर है।
115 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सा प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए, ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन, बुकॉज रिले, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें आप अगर देखिएगा तो ओवर फ्लक्सिंग, फ्लक्स तो हर जगह होगा, लेकिन जब हम सिर्फ और बुकॉज रिले की बात करते हैं तो बुकॉज रिले जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ हैवी ट्रांसफार्मर कर सकते हैं, मतलब पावर ट्रांसफार्मर अबव देन 250 केवीए ट्रांसफार्मर जो रहता है पावर ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है, तो उस ट्रांसफार्मर में हम लोग बुकॉज रिले प्रोवाइड करते हैं। तो जो 250 के नीचे रहता है ना, 250 केवीए के नीचे कह लीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कह लीजिए, उसमें बुकॉज रिले नहीं रहता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुकॉज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज सर्ज ड्यू टू लाइटिंग एंड स्विचिंग। लाइटिंग और स्विचिंग के वजह से जो हाई वोल्टेज होता है उससे कौन सा हमें मतलब क्या बचाता है? ठीक है, कौन सा मतलब प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है? डिवाइस के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका हॉर्न गैप्स, थर्मल ओवरलोड रिलेज, ब्रीदर और कंजर्वेटर। देखिए, आप पढ़े होंगे लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर का एक टाइप है आपका हॉर्न गैप। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हॉर्न गैप। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 हम लोग। 117 है द इफिशियंसी ऑफ अ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। कह रहा है कि इफिशियंसी, दो समान ट्रांसफार्मर है और लोडिंग कंडीशन में है, तो उस लोडिंग कंडीशन में हम इफिशियंसी कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? ठीक है, देखिए, इफिशियंसी निकालने की बात कर रहा है और इफिशियंसी को हम डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको क्या है, कैलकुलेट करना पड़ता है। आप पढ़े होंगे बैक टू बैक टेस्ट कह लीजिए या फिर आप संपन्न टेस्ट पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर में, उसी को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर राइज टेस्ट। तो जो टेम्परेचर राइज टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें लोड टेस्ट भी निकाल किया जाता है और ओपन सर्किट टेस्ट भी किया जाता है, और जो डेटा आता है उस बेस पे आप इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करके आप जो है इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हैं। बैक टू बैक ट्रांसफार्मर, इसमें ये जो होता है यही करेक्ट आंसर होगा, बैक टू बैक ट्रांसफार्मर टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। रीज़न ये है कि बैक टू बैक ट्रांसफार्मर में दो ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, और फिर शॉर्ट सर्किट और जो नो लो टेस्ट होता है उसमें जो भी ऑब्टेंड होता है, आप कह सकते हैं लॉसेस, समझे, उस लॉसेस को इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टेस्ट करने के बाद जो भी डेटा रिजल्ट आता है और फिर रिजल्ट के हिसाब से हम लोग इफिशियंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? तो कोर लॉस फाइंड करने के लिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? तो कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल कैन विथस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर सेफली। हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि विथस्टैंड करेगा या उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगा? कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी एस्बेस्टस, ऑप्शन सी माइका, ऑप्शन डी ग्लास फाइबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइका हो जाएगा। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच, ये सब एप्लीकेशन है सर, याद रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। कौन सा ऐसा पार्ट है ट्रांसफार्मर के लिए जो कि बाहर से दिखता है? देखिए, ट्रांसफार्मर में जो बूसिंग प्रोवाइड किया जाता है वो कनेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, चाहे एचवी साइड हो चाहे एलवी साइड हो। तो एचवी या एलवी के कनेक्शन के प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बूसिंग का यूज़ करते हैं। कोर जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, और कोर के ऊपर जो होता है वो वाइंडिंग रखा हुआ रहता है, चाहे आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग हो। तो आपका यहाँ से क्या पता चल रहा है? टैंक के अंदर होगा कोर, और कोर पे ही हमारा वाइंडिंग भी रहेगा। तो वाइंडिंग हो गया, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, और कोर जो है कहाँ रहेगा? टैंक के नीचे, ट्रांसफार्मर का जो टैंक है उसके अंदर रहेगा। तो वो बाहर से तो नहीं दिखेगा, तो बाहर से दिखेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ बूसिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रांसफार्मर इज टर्म एज। ट्रांसफार्मर के अंदर जो नॉइज होता है वो उसको मतलब किस टर्म से बोलते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, ये बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका जूम, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी रिंगिंग, ऑप्शन डी बज। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हम। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम। समझ में आई बात? मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर से हमिंग साउंड आता है। ठीक, अब ये हमिंग साउंड किसके वजह से आता है? तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट अ फुल लोड टेस्ट, कौन सा ऐसा लॉसेस है कह सकते हैं वो फुल लोड पे हमारा क्या होता है जीरो होता है। देखिए कोर लॉस, ऑप्शन बी फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन सी एडी करंट लॉस, ऑप्शन डी हिस्टैरिसीस लॉस। तो जब देखिए ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट तो होता नहीं है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन लॉस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, इसलिए वह लॉसेस हमारा क्या हो जाएगा जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इन ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है वह मतलब कौन सा है जो कि हार्मोनिक्स का सोर्स है कह सकते हैं, ठीक है, हार्मोनिक्स का सोर्स है मतलब जिसकी वजह से हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है। तो ये कोर सैचुरेशन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए देखिए पुअर इंसुलेशन, ऑप्शन बी ओवरलोड, ऑप्शन सी लूज कनेक्शन, ऑप्शन डी कोर सैचुरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कोर सैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123 नंबर, इफ ए ट्रांसफार्मर इज कंटिन्यूसली ऑपरेटेड द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल अकर। अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है वह कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है मतलब 24 घंटा रनिंग कंडीशन में है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम किसका होगा, कौन सा ऐसा पार्ट होगा जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। देखिए ऑप्शन ए है कोर, ऑप्शन बी वाइंडिंग, ऑप्शन सी टैंक और ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी वाइंडिंग। क्या होगा वाइंडिंग। वाइंडिंग में जो होता है ज़्यादा टेम्परेचर होता है। रीज़न ये है कि जो करंट होता है इसी में फ्लो करता है, आई स्क्वायर आर लॉसेज ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसमें टेम्परेचर जो होता है अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर भी राइज करता है जिसके कूलिंग के लिए ऑयल प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हम इन ए ट्रांसफार्मर इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू, जो हमिंग साउंड आता है ट्रांसफार्मर के अंदर वह किसके लिए होता है मतलब किसके वजह से आता है क्या लिए। देखिए ऑप्शन ए है लोड चेंजेस, बी ऑयल इन द ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन और ऑप्शन डी मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो हमिंग साउंड जो होता है किसके वजह से आता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के वजह से आता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 देखिए, द मैक्सिमम लोड दैट ए पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाय, जो मैक्सिमम लोड होता है पावर ट्रांसफार्मर में उसको हम लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। कैन कैरी इज लिमिटेड, लिमिट किया जा सकता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए टेम्परेचर राइज, बी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल, ऑप्शन सी वोल्टेज रेशियो और ऑप्शन सी कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो देखिए 125 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा वोल्टेज रेशियो, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126, द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड, हैवी लोड के अंडर इफिशियंसी ट्रांसफार्मर का क्या होता है इज कंपेरेटिवली लो, बिकॉज, क्यों, जब अधिक लोड रहता है तो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि लॉसेज वगैरह अधिक होने लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए कॉपर लॉसेज बिकम्स हाई इन प्रोपोर्शन टू दी आउटपुट, ऑप्शन बी आयरन लॉस इज इंक्रीज कंसिडरेबली, ऑप्शन सी वोल्टेज ड्रॉप बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बिकम्स लार्ज, ऑप्शन डी क्या है सेकेंडरी आउटपुट इज मच लेस कंपेयर टू प्राइमरी इनपुट। देखिए लोड पे आपका कोर लॉस तो डिपेंड नहीं करता है, ये तो आप जानते हैं कि कोर लॉस जो होगा वह लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। लोड पे डिपेंड कौन करेगा कॉपर लॉस। जब हैवी लोड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या करंट भी अधिक ड्रॉ करेगा तो आई स्क्वायर आर लॉस भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, और लॉसेस अगर अधिक हो गया तो इफिशियंसी भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कॉपर लॉस बिकम्स हाई, कॉपर लॉस जो होता है क्या हो जाता है अधिक हो जाता है हैवी लोड होने के कारण इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट के प्रोपोर्शन में। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127, एन ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड प्रीमियरली टू मेजर, जो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है वो किस पर्पस के लिए किया जाता है या क्या मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सॉरी बी कोर लॉस हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं इंसुलेशन रेसिस्टेंस, बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी कोर लॉस, टोटल लॉस, इफिशियंसी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है इससे हम लोग क्या करते हैं कोर लॉस को मेजर करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये कोर लॉस, ठीक, ऑप्शन सी है शायद ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन, नो लोड टेस्ट ट्रांसफार्मर के ऊपर क्यों परफॉर्म किया जाता है। समझ में आ रही बात।
तो देखिए नो लोड टेस्ट कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए ओपन सर्किट टेस्ट, दोनों सेम है। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है या नो लोड टेस्ट होता है, दोनों ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लॉसेस के लिए ही किया जाता है। उसमें जो है संट पैरामीटर जो होता है ना, संट पैरामीटर फाइंड करने के लिए भी हम लोग करते हैं। देखो संट पैरामीटर कहने का क्या मतलब हुआ कि जब आप नो लोड का इलेक्ट्रिकल ड्रॉ करोगे डायग्राम, जब इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है एक्स नॉट और ये हमारा हो जाता है आर नॉट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ आई नॉट, ये आई म्यू और ये आई डब्ल्यू। मतलब इसमें क्या है, नो लोड टेस्ट जो होता है डिटरमाइन किया जाता है, ये सब कैलकुलेट करके निकाला जाता है, ठीक है। पढ़े होंगे आप लोग। नो लोड करंट भी फाइंड किया जाता है, आई डब्ल्यू, आर नॉट, आई म्यू और आई एक्स नॉट। तो आई म्यू हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है और आई डब्ल्यू का वर्किंग कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो लॉसेस के लिए जिम्मेवार होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो नो लोड टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए और फिर कोर लॉस फाइंड करने के लिए। तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए में है कोर लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी इफिशियंसी, ऑप्शन डी मैग्नेटाइजिंग करंट, ऑप्शन ए मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस। समझ में आई बात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ई, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ। जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ट्रांसफार्मर में वह क्या होता है। तो अब बताए थे, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है क्या होता है, वो वोल्टेज मैंने कि E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर, ठीक है, बराबर क्या होता है I1/I2, यही होता है ना, I1/I2। अब देख लीजिए इसमें से ऑप्शन आइए देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी टर्न्स टू सेकेंडरी टर्न, देखिए प्राइमरी टर्न टू सेकेंडरी टर्न के बराबर होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या, नहीं। सेकेंडरी टर्न टू प्राइमरी टर्न होगा। सेकेंडरी करंट टू प्राइमरी करंट, बिल्कुल भी नहीं। प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी करंट I1/I2 होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ देखिए ये हो सकता है E2/E1 आप कह सकते हैं इसको, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑप्शन डी है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज टू प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज, नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है उसमें से उसका आप कह सकते हैं जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वह सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। समझ में आई बात। देखिए एक चीज़, कोई भी सा भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं ना तो सबसे पहले आप उसका नीचे का पोर्शन देख लीजिए। नीचे का पोर्शन मतलब क्वेश्चन का जो लास्ट होता है ना वो देखिए, वहाँ पे आपको कंक्लूड करके दिया रहता है। और उसके बाद ऑप्शन देखिए, फिर एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके बाद आराम से। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब सब्जेक्टिव की बात करोगे तो वहाँ पर आप पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसको समझिए फिर लिखिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, क्वेश्चन का जो नीचे का रहता है ना, जो लास्ट लाइन होता है ना, एक बार उसको पहले पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर जो आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर ऑप्शन को देख लीजिए और फिर करने का कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि मतलब कुछ आसान पड़ जाएगा आपको, या आसान होने लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।